सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा के अंतर्गत इस विशेष पेशकश में। विशेष पेशकश इसलिए क्योंकि ये कल की चर्चा का ही आगे विस्तार है। मोदी मंत्रिमंडल में कल बड़े स्तर का फेरबदल हुआ। फेरबदल के बाद कल देर रात मंत्रियों को नए सिरे से विभागों का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे को ध्यान में रखते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारा चर्चा का जो विषय वो है आए नए सिपह सालार, सर पर दौड़ेगी सरकार। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल के बाद अपनी सरकार में जो ये फेरबदल किया है वो बड़े स्तर पर फेरबदल किया। अलग अलग स्तर पर इसकी समीक्षा का दौर जारी है। कई लोगों का मानना है कि इसमें कुछ नया तो है नहीं, कोई चेहरे इतने प्रभावी भी नहीं जिसके आधार पर हम कोई बड़ी उम्मीद कर पाए। लेकिन जिस तरीके का फैसला इस बार लिया गया है और जिस तरीके से लिया गया है उस पर एक विस्तृत चर्चा की अपेक्षा बनती है। बड़ा फैसला इसलिए कि 1 दर्जन मंत्रियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो जिन लोगों को रास्ता दिखा गया उनमें कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं और कई चेहरे तो ऐसे हैं जो पिछले कई दशक से भाजपा के जाने पहचाने चेहरे थे। चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर के संदर्भ में बात हो, चाहे रविशंकर प्रसाद के संदर्भ में बात हो, चाहे सदानंद गौड़ा के संदर्भ में बात हो या थावरचंद गहलोत के संदर्भ में बात हो, कहीं कोई संकोच नहीं था उनको जिम्मेदारियों से मुक्त करने के संदर्भ में। और उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करने के संदर्भ में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई कि उनकी उम्र कहीं आड़े आ रही थी। स्पष्ट संदेश है कि काम के आधार पर आकलन और आकलन के तहत लिया गया फैसला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नए लोगों को शामिल करने के संदर्भ में। कई ऐसे चेहरे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने जिनके संदर्भ में लोगों ने सोचा नहीं था, पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला जो फैसला रहा वो उनको मिली हुई जिम्मेदारी के संदर्भ में। अश्विनी वैष्णव, उन्हें कोई बहुत समय नहीं हुआ भाजपा में आए हुए, कोई बहुत लंबा राजनीतिक तजुर्बा भी नहीं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन आने के साथ जिस प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, रेलवे जैसा विभाग उनके पास में, आईटी उनके पास सौंपा गया है, तो निश्चित तौर पर इन फैसलों पर एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत थी वो जब नए मंत्रियों को मिलने के लिए प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया तो वहां पर कुछ खास लोगों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो थे ही, साथ साथ भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अमित शाह, जिन्हें इस सरकार में नंबर 2 कहा जाता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी मौजूद थे। पर इसके साथ साथ 3 और बड़े नेता वहां मौजूद थे। उनमें एक नाम राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। दूसरा नाम नितिन गडकरी, जो सड़क संबंधी मामलों के मंत्री हैं। और तीसरा नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी का, BL संतोष भी उसमें मौजूद थे। कुल मिलाकर 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी में और वर्तमान संगठन महामंत्री की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री अपने नए साथियों से मिल रहे थे। क्या माना जाए कि जिन नरेंद्र मोदी के संदर्भ में ये आरोप लगाते हैं विपक्षी या पार्टी के अंदर भी बंद कमरों में ये चर्चा होती है कि अपने अलावा कोई नहीं, उस भाजपा में अब सामूहिक नेतृत्व को जाहिर करने की चेष्टा की। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि इस बार एनडीए की सरकार एक बार फिर अस्तित्व में आती दिखी, क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में 3 अन्य दलों के सदस्य भी शपथ का हिस्सा लेते हुए दिखे। बहरहाल हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी दृष्टि से इस पूरे मंत्रिमंडल के फेरबदल को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि बिना किसी बदलाव के प्रगति असंभव है और जो लोग अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। अर्थात बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का ये जो बदलाव है, ये बदलाव आने वाले समय में क्या उम्मीद जगाता है या किस तरीके से निराश करता है, इसी रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे पास 3 राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर राजनेता धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ। धर्मलाल कौशिक जी कई जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं। वह छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ साथ नीलम महाजन सिंह भी हमारे साथ आज विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। उनके साथ ये हमारी पहली चर्चा है, तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत नीलम महाजन सिंह से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल फेरबदल को अंजाम दे दिया।
केवल सदस्यों के तौर पर नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारियों के तौर पर भी। कई लोगों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को कम कर दिया गया, कई बड़े लोगों को खत्म ही कर दिया गया और कई नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ नवाज दिया गया। आपका नजरिया इस पूरे फेरबदल पर? जी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, नमस्कार। जी और आपने मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपके कार्यक्रम की बहुत वर्षों से बहुत प्रशंसक हूँ जी और मुझे आज आपने मौका दिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का, तो मैं बहुत आनंद विभोर हूँ। जी अभी हम आते हैं जो आपका आज का विषय है, जी जो कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया। अभी इसके ऊपर अलग अलग विश्लेषण दिए जा रहे हैं, जी परंतु जहां तक मेरा मानना है, पहले तो जो हमारे संविधान के अनुसार केंद्र सरकार में 80 मंत्री बन सकते हैं, जी तो ऑलरेडी उनके पास 50 मंत्री कम थे। जी तो मेरा ख्याल उन्होंने जो अपने जो दूसरा काल है उनका, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने वे 50 मंत्रियों का गैप क्यों रखा ये मुझे नहीं मालूम है, जी परंतु उनकी कैबिनेट छोटी थी। जी उसका शायद एक ये भी कारण था कि जब उन्होंने ये घोषित किया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जी तो उसके तहत उन्होंने ये सोचा था कि हम कम से कम मंत्री लें और हम उसका अधिक से अधिक प्रभाव दिखा पाए। जी परंतु उनके अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें कि पूरा उसका लाभ आम जनता को नहीं पहुंचा, और शायद जो एक एक करके एक एक मंत्री को उन्होंने अनेक विभाग दिए थे, वे वो कार्य को पूरा नहीं कर पाए। जी दूसरा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की जो सिचुएशन रही है पिछले 1.5 साल से, वह प्रशासन के लिए, नागरिकों के लिए, सरकार के लिए ये एक बहुत मुश्किल पीरियड था। और इसमें मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ देख नहीं पा रहे थे कि भाई सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए। जी और इसी काल में जो कोविड-19 की सरकार ने पूरी तरह से तैयारी नहीं की हुई थी, और खासकर जो सेकेंड वेव आई कोरोना की, जिसमें बहुत अधिक मृत्यु हुई लोगों की, ऑक्सीजन की कमी हुई, वैक्सीन तो बहुत बाद में आई थी, परंतु वैक्सीन की कमी हुई, अस्पतालों में प्रेशर ज्यादा पड़ा, जिससे कि जो हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, जी पब्लिक हेल्थ सिस्टम, वह बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। जी और जैसे कि मैं एक पत्रकार होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, मैं बहुत समय से ये कहती रही हूँ, लिखती रही हूँ, अपने कार्यक्रमों में भी मैंने कहा है कि जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है, उसकी तरफ सरकार ने बहुत समय से बहुत कम बजट रखा है और उसका ध्यान नहीं दिया। जी आज हम जो यूनाइटेड नेशंस हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, जो हम अपने नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, जो हमारे इतने सारे भाई बहनों की मृत्यु हुई है, वो इसी कारण ही हुई है कि हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र था वह बहुत कमजोर था। जी और मुझे लगता है कि जो पहले फेज में हमारे मजदूर भाई और जो हमारे श्रमिक थे, जब वे अपने गांवों में वापस गए और जिस प्रकार से उनके साथ उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा, जिसे कि मानवाधिकार उल्लंघन भी माना गया, सरकारें उनकी मदद नहीं कर पाई। तो जो ये सरकार थी जिसमें सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, परंतु वह जो नारा था वह धरती के ऊपर लागू होता नजर नहीं आया। नहीं आया। तो इस कारण से उन्होंने अभी ये फैसला लिया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक अपने साथियों को मंत्रिमंडल में लें, ताकि उनके जो कार्य आरंभ किए गए हैं वे पूर्ण रूप से लागू किए जा सके। तो नीलम महाजन जी दो चीजों पर रेखांकित कर रही हैं। एक तो संख्या के संदर्भ में जो संख्या बढ़ाई गई है वो इस रूप में रेखांकित कर रही है कि जो अपेक्षाएं थी वो सरकार अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई, और कुछ क्षेत्रों पर भी उन्होंने इंगित किया जिन क्षेत्रों में प्रदर्शन को लेकर सवाल है। हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ संपादक प्रदीप सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं उनके पास आऊं उससे पहले धर्मलाल कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे समझना चाहूंगा कि क्या धर्मलाल कौशिक जी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कल का फेरबदल दरअसल 2 साल की नाकामी को स्वीकारने की सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी और एक नई शुरुआत की कोशिश आपकी पार्टी ने इस फेरबदल के माध्यम से की है?
यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने मानव संसाधन मंत्री बदल दिया, आपने पर्यावरण मंत्री बदल दिया, आपने स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया, आपने दूरसंचार मंत्री बदल दिया, आपने कानून मंत्री बदल दिया, आपने सामाजिक न्याय मंत्री बदल दिया, आपने श्रम मंत्री बदल दिया। और इस बदलाव के संदर्भ में ऐसा नहीं कि आपने उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी, उन लोगों को घर बिठा दिया सिवाय एक थावरचंद गहलोत जी के। और इन्हीं मोर्चों पर पिछले 2 साल से आपकी सरकार के कामकाज पर लोगों की सवालात रहे हैं। क्या धर्मेंद्र जी आप मानने के लिए तैयार है कि आपकी नाकामी इस फेरबदल में स्पष्ट तौर पर जाहिर हो गई है, पर अभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी है और नई शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी हमारे जो नए मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं जी और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जी और उस दायित्व में खरे उतरे, जी इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। जी कोई भी सरकार जब बनती है जी तो बनने के बाद में जो पहला शपथ ग्रहण होता है, तो ये हम सबको मालूम है कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ में शपथ ग्रहण कभी नहीं होता। जी कुछ मंत्री बनाए जाते हैं और बनाने के बाद में उसका विस्तार होता है। ये पहली सरकार नहीं है कि जिस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जी या ये पहले मंत्रिमंडल नहीं है कि जिसमें कुछ मंत्री को ड्रॉप किया गया है। जी इसके पहले आप देखेंगे लंबा इतिहास है, और इस इतिहास में आप यदि झांक करके देखेंगे तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में जो परिवर्तन है सतत प्रक्रिया है, जी विस्तार है, सतत प्रक्रिया है। जी एक बार नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक बार से ज्यादा अधिक बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। जी प्रकृति का नियम है परिवर्तन, जी और स्वाभाविक रूप से ये जो परिवर्तन है यदि इसको हम इस दिशा में ले जाएं कि कोई अक्षमता के कारण में है, नाकामी के कारण में है, तो निश्चित रूप से मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। जी हमारे मंत्रियों का जो ड्राफ्ट हुए हैं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जी मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं जी कि जिस बात का अभी जिक्र हुआ जी कि यहां पर लोग मौत के गाल में समाये, जी हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए। जी अमेरिका जैसे देश को आप यदि देखें झांक करके, ब्राजील जैसे देश को हम देखें यदि, उनका पॉपुलेशन को आप देखिए, आबादी कितनी है, और आर्थिक रूप से यदि संपन्नता की बात करेंगे तो कहां पर वो खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे कौन से कारण रहे हैं कि भारत से ज्यादा मृत्यु वहां पर हुई है, और भारत से ज्यादा मृत्यु होने के बाद में आज भी जो स्थिति है कोई भारत से कोई बेहतर स्थिति में नहीं है। जी हमारे इतने बड़े आबादी जी और इतने बड़े आबादी के बाद में जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने काम किया, जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया, मैं जो पहले लहर की जो बात में आना चाहूंगा कि जहां तक मजदूरों की बात आई, जी आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, जी और उसमें मजदूरों के आने के बाद भी ऐसे संकट की घड़ी उत्पन्न नहीं हुई जिसके कारण में लोगों मृत्यु के गाल में समाये। जी जब दूसरी लहर की बारी आई, उसमें केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, संघीय ढांचा है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ केंद्र है, और दोनों की जवाबदारी है। इस दोनों की जवाबदारी में यह कह देना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी रही, फेल हो गए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कौशिक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, पूरी तरीके आपके साथ खड़ा हूं, आपकी दलीलों के साथ खड़ा हूं, पर इस बात को समझना चाहता हूं कि जब कोरोना की लहर में इतना बेहतर काम हुआ है, आप आंकड़ों के आधार पर साबित कर रहे हैं कहां अमेरिका का हिंदुस्तान हम उनसे बेहतर हैं, तो ऐसे संकट काल में जैसा आपका दावा इतना बेहतर काम हुआ है, तो उस बेहतर काम का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन जो इस देश के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री थे, अचानक पूर्व मंत्री होकर घर में क्यों बिठा दिए गए? यह आपकी पार्टी और सरकार की कौन सी रीति नीति है कि अच्छा काम करने वाले लोगों को इस तरीके से घर बिठा दिया जाता है? आपसे ही समझना चाहता हूं। श्रमिकों के लिए बहुत अच्छा काम आपने किया, पर जो श्रम विभाग देख रहे थे माननीय संतोष गंगवार जी, वो भी 8 बार के चुने हुए सांसद घर बिठा दिए गए हैं। जानने में दिलचस्पी है। ऐसे ही प्रकाश जावड़ेकर जी के संदर्भ में जब सरकार की यश गाथा सब तरफ इतनी बेहतर उन्होंने प्रस्तुत की थी, तो सूचना प्रसारण मंत्री का दायित्व निभा रहे प्रकाश जावड़ेकर आपकी पार्टी के पुराने नेता हैं, आपके पुराने साथी हैं, आपके निजी तौर पर उनसे बहुत बेहतर संबंध है। कहीं कोई पीड़ा, कहीं कोई दुख, कहीं कोई अफसोस
धर्मलाल कौशिक जी के मन में नहीं है कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश भाई पोखरियाल जो नई शिक्षा नीति लेकर आए थे, इन सबको घर बिठा दिया? क्या आप नहीं मान रहे हैं कि इनसे जो अपेक्षाएं थी, इनके पास जो जिम्मेदारी थी, इनके पास जो दायित्व था, कहीं ना कहीं चूक गए हैं? और आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने यह साहस दिखाया है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आप अपनी पार्टी के नेताओं का या अपनी पार्टी का फैसले का सराहना करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि मोदी जी ने जो किया है, स्वाभाविक रूप से सारी सरकारों में वही बात हुई है जी, मोदी जी ने भी किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जी कि किसी के नाकामी के कारण और किसी के कमजोरी के कारण में हटाने की बात नहीं जी यदि आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा जी, और नए लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तो यह भी बात आती है। तो जिस प्रकार से मोदी जी ने नौजवानों को खास करके, महिलाओं को खास करके, और यदि उनका मंत्रिमंडल में आप एज भी देखेंगे, उनका दायित्व तो देखेंगे, तो निश्चित रूप से एक नए चेहरों को भी लाने का उन्होंने प्रयास किया है। ऐसे लोगों को एक अवसर देने का प्रयास किया है कि बेहतर रूप से उनका परफॉर्मेंस वो दिखाने का उनको अवसर मिल सके, वो काम कर सके। और इस प्रकार से इस मंत्रिमंडल में न केवल युवा, न केवल महिला, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से हम इस देश की राजनीति, भौगोलिक, सामाजिक और सारे दृष्टिकोण से यदि हम नजर डालेंगे तो एक संतुलित मंत्रिमंडल जितना जैसा होना चाहिए, जो लोग अपेक्षा करते हैं कि पुराने का भी समावेश हो और नए का भी उसमें समावेश हो। मैं प्रदीप सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले धर्मलाल कौशिक जी, फिर से एक सवाल आपसे कर लेता हूं। क्या आपकी इस दलील से इत्तेफाक रख लें कि कुछ युवाओं को लाना था इसलिए बदल दिया गया, कुछ नए लोगों को समावेश करना था इसलिए पुराने लोगों को हटा दिया गया? कामकाज कोई आधार नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बने रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई काम नहीं करो तो भी आप बने रहोगे, और आप अच्छा काम कर रहे हो तो भी आप हटा दिए जाओगे। क्या आपकी सरकार और आपकी पार्टी इस नीति पर चल रही है? आपकी बात के मायने कमोबेश ऐसे निकल रहे, इसलिए पूछ लिया। देखिए, जहां तक कामकाज की बात है तो मोदी जी के बारे में आपको मालूम है जी, नियमित समीक्षा होती है। नियमित समीक्षा के बाद में जहां पर सुझाव देना है सुझाव भी आता है जी, और ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है जी। लेकिन केवल ये कहना कि केवल नाकामी, अब जो निकाले गए उनके बारे में ये कहना कि केवल नाकामी है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। धर्मलाल जी की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादा है, जिसमें उनके पास इस दलील से ज्यादा मैं उम्मीद भी क्या करूं। लेकिन प्रदीप सिंह जी के पास में खरा खरा कहने का मौका है। प्रदीप सिंह जी, जो पिछले 4 दशक से इस देश और दुनिया की राजनीति को बड़ी नज़दीकी दृष्टि से देखते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं इस परिवर्तन के मायने। केवल चेहरे बदलने के संदर्भ में ही नहीं, जो चेहरे मंत्रिमंडल में बने भी रह गए, उनके दायित्वों में भी बड़े स्तर का परिवर्तन हुआ है, काफी बड़े स्तर का परिवर्तन हुआ है। प्रदीप सिंह जी, आपका नजरिया कुछ साझा हो हमारे दर्शकों के साथ। भाई, आपने शुरू में ही कहा जो बात, जो नीति वाक्य बोल दिया कि परिवर्तन जगत का नियम है जी, तो आपने उसको एक्सेप्ट तो पहले ही कर लिया जी कि परिवर्तन है, दुनिया चल रही है तो बदलाव होता रहेगा जी। तो ये तो प्रकृति का नियम है जी। एक बात। दूसरी बात, ये जो पुनर्गठन हुआ है मंत्रालय का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जी, मैंने जो 35-40 साल में देखा है, इस तरह का पुनर्गठन इससे पहले कभी नहीं हुआ है। जी। क्यों कह रहा हूं मैं? जी। एक, सामाजिक न्याय की दृष्टि से समाज के जो दबे कुचले पिछड़े तबके हैं, ओबीसी से 27 मंत्री हैं इसमें जी, दलित समुदाय से 12 हैं, आदिवासी 8 हैं। और आपको अगर याद हो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था जी, संसोपा ने बांधी गांठ जी, पिछड़े पावे 100 में 60 जी, कि 60% मिलना चाहिए। उनका जो पिछड़े की परिभाषा थी जी, उसमें पिछड़ा वर्ग तो था ही, दलित था, आदिवासी था और महिलाएं भी थी जी। इस मंत्रिमंडल में आप देखें तो ये संख्या 50 के ऊपर जाती है जी, महिलाओं को भी जोड़ लें
तो इस दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से, और ये भी देखिए, कोई भी राजनीतिक दल परिवर्तन इस तरह का करता है सरकार में, संगठन में, तो उसकी नजर इस पर भी होती है कि उसका वोटर कौन है जी, किसने उसको मौका दिया सत्ता में आने का। जी, तो अति पिछड़ों ने, दलित वर्ग ने, जिन्होंने सबसे, और महिलाओं ने, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही 14 में जिताने का लोकसभा चुनाव, 17 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत दिलाने का, और 19 में लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत दिलाने का, जी, उसको एड्रेस किया है। लेकिन सब पार्टियां करती हैं सामाजिक न्याय की दृष्टि से, एडजस्टमेंट्स और अपॉइंटमेंट सब पार्टियां करती हैं। जी, खास बात क्या है इसमें, मेरिट से समझौता नहीं किया गया है। जी, आप देखिए, इस मंत्रिमंडल में 24 प्रोफेशनल हैं, जी, IITN है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, PhD हैं, मैनेजमेंट के हैं। तो इस दृष्टि से देखिए, और जो ये 70 साल से हम लोग ये सुनते आ रहे थे, बल्कि सैकड़ों साल से सुनते आ रहे थे कि दलित हैं या पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनमें कोई मेरिट नहीं है, मेरिट सिर्फ सवर्णों के पास है। तो मेरिट का सवाल, जैसे ही आरक्षण की बात होती है, मेरिट का सवाल उठता है। जी, आप इन मंत्रियों में देख लीजिए कि जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो दलित समाज के हैं, जो आदिवासी हैं, जी, मेरिट में किसी से, किसी सवर्ण से या किसी से भी पीछे नहीं है। जी, इन सब लोगों को सार्वजनिक जीवन में काम करने का अनुभव है, जमीन पर काम करने का अनुभव है। जी, ऐसा नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और नीचे आ गए हैं। तो जो उनकी डोमेन एक्सपर्टीज है उसको देखिए आप। और तीसरी बात जो आप कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कौशिक जी से, जी, कि परफॉर्मेंस की बात, इसका मैसेज इस पुनर्गठन का यह भी है कि परफॉर्म और पेरिश। जी, परफॉर्म कैसे? जो प्रधानमंत्री की और पार्टी की अपेक्षा है। जी, आप काम अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हम आपसे इससे ज्यादा की अपेक्षा करते हैं। जी, आप भी संपादक हैं, जी, अपने लोगों का अप्रेजल करते होंगे, जी, तो किसी को इंक्रीमेंट ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को प्रमोशन देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसको प्रमोशन नहीं दिया वो खराब है, उसको निकाल देते हैं। जी, उससे अपेक्षा आपकी ज्यादा होती है, उस अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा, इसलिए नहीं दिया। तो जिन 7 लोग इस अपेक्षा पर खरे उतरे, उनको प्रमोशन मिला। जी, जो इस पर खरे नहीं उतरे, वो 12 लोग बाहर चले गए। जी, तीसरा मैसेज है कि कोई भी, चाहे पुराना हो, नया हो, सीनियर हो, जूनियर हो, इनडिस्पेंसिबल नहीं है। जी, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हटाए जा सकते हैं। जी, और ये मैसेज जो लोग आज बने, मतलब कल बने जी। हैं, और जो उससे पहले से है, उन सब के लिए है जी, कि हमको जनता ने अगर मौका दिया है सरकार चलाने का, तो हमको जनता के उनकी जो रोजमर्रा का उनका जीवन है उसमें सुधार लाने का काम है। अगर हम उसमें, अब ये देखिए, हर प्रधानमंत्री का अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है। जी, नरेंद्र मोदी की जो है वो बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। जो अभी कौशिक जी कह रहे थे कि रिव्यू करते हैं, सचमुच वीकली रिव्यू होता है एक तरह का। जी, और ऐसा नहीं होता कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा काम दिया जाएगा। एक लॉन्ग रोप भी दी जाती है पॉलिटिकल उसमें। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, जी, निश्चित रूप से काबिल आदमी है, लेकिन पब्लिक लाइफ में 2 चीजें होती हैं, एक रियलिटी और एक परसेप्शन। जी, परसेप्शन क्या बन रहा है, दूसरा कम्युनिकेशन। आप काम अच्छा भले कर रहे हो, अगर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, लोग उसको नहीं मान रहे हैं, तो उस काम का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। जी, तो ये जो बैलेंसिंग होती है, रियलिटी, परसेप्शन की, मेरिट की, सामाजिक न्याय की, मुझे लगता है कि इस तरह का होमवर्क करके किसी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन इससे पहले नहीं हुआ। प्रदीप जी, मैं कुछ थोड़ी और बात भी आपसे करना चाहता हूं। आपने काफ़ी अच्छा बता दिया कि इतना बेहतर तरीके से ये स्वरूप बना है, पर मेरे कुछ राजनीतिक सवाल है आपसे। ये किस तरीके, आपने कहा कि मेरिट का ध्यान रखा, ये मेरिट कौन सी थी जिसमें 2014 से 2019 में जो लोग मंत्री बनाए गए थे वो 2019 की शपथ में हिस्सा नहीं थे? 2 नाम आपसे साझा करता हूं। एक वीरेंद्र कुमार जो टीकमगढ़ से सांसद है, लगातार कई बार से सांसद हैं, और दूसरी उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाली अनुप्रिया पटेल।
इन दोनों को 2019 में शपथ नहीं कराई। समझना चाहता हूं आपसे, जिनकी लगातार देश की राजनीति में निगाह रहती है, पिछले 2 साल में इन्होंने क्या ऐसा प्रदर्शन किया कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को बाहर कर दिया गया तो इनको शपथ दिलाने के लायक महसूस किया गया, जिन्हें 2019 में टेस्ट करने के बाद खारिज किया हुआ था। इस पर कोई दृष्टि मिले? वीरेंद्र कुमार के बारे में तो मुझे नहीं पता है, अनुप्रिया पटेल के बारे में पता है जी। अनुप्रिया पटेल को 2019 में भी मंत्री बनाया जा रहा था जी। उस समय वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि कैबिनेट से नीचे, कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे शपथ नहीं लेंगे जी। हम स्टेट मिनिस्टर थे, अब फिर से नहीं बनेंगे जी। मानने से मना कर दिया प्रधानमंत्री ने, पार्टी ने। जी। अब वो तैयार हो गई कि वो स्टेट मिनिस्टर बनने को तैयार है, आप मंत्रिमंडल में हैं। जी। वीरेंद्र कुमार के संदर्भ में प्रदीप सिंह जी टिप्पणी करना चाहते हैं। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी के पास आऊंगा कि राजनीतिक जीवन के अंतर्गत नेताओं के मान सम्मान के संदर्भ में भी ध्यान रखने की एक लंबी परंपरा रही है। इस मंत्रिमंडल में कई परिवर्तन हुए, जिसकी तरफ आपने भी दृष्टि दिलाई। 7 लोगों को पदोन्नत किया गया, 12 लोगों को ड्रॉप कर दिया गया, पर इसमें एक व्यक्ति के साथ जो हुआ है वैसा उदाहरण शायद ही कभी आपके संदर्भ से गुजरा हो। मेरी जानकारी में तो नहीं गुजरा। इस मंत्रिमंडल का एक चेहरा है, नाम है उनका प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल 1990-91 में पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे, तब से लगातार जीतते रहे, हारते रहे। अटल जी की सरकार में भी बतौर राज्य मंत्री उन्होंने सेवाएं दी थी, कोयला राज्य मंत्री थे। 2019 में उनकी शपथ हुई, टूरिज्म और कल्चर उनके पास विभाग रहे, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार उन्हें दिया गया। और कल जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है तो उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा हटाते हुए उन्हें बतौर राज्य मंत्री जल शक्ति और फूड प्रोसेसिंग कर दिया गया है। पहले वह कैबिनेट की बैठक में बैठा करते थे, नई व्यवस्था के अंतर्गत अब वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, अपने ही गढ़े हुए नेताओं का, अपने ही बीच से उभर कर आए हुए नेताओं का, और वो भी जन नेताओं का, प्रहलाद पटेल वो व्यक्ति हैं जो बालाघाट, सिवनी और दमोह 3 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जनता के मतों से जीत कर आए हैं, पर उनके साथ ये हुआ। कोई दृष्टि इस पर देना चाहेंगे प्रदीप सिंह जी? देखिए, पहली बात तो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं बैठता जब तक उसके मंत्रालय का विषय नहीं हो। जिस दिन विषय होता है उसी दिन बुलाया जाता है जी। वैसे वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बैठता। एक बात। फिर बात वही है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप उदाहरण लीजिए, जो श्रम मंत्री हटाए गए जी। 8 बार के सांसद जी। अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे, इस सरकार में भी मंत्री रहे जी। लेकिन पार्टी ने, अटल जी ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी कभी उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने लायक नहीं समझा जी। तो इससे क्या अंदाजा लगाए, इससे क्या निष्कर्ष निकाले? इस तरह से व्यक्तियों की अगर आप बात करेंगे, इंडिविजुअल्स की, कि इसको ये मंत्रालय क्यों दे दिया गया, तो ये फैसला तो प्रधानमंत्री का है। आप कह सकते हैं प्रहलाद पटेल के बारे में या किसी और के बारे में ये आपकी राय हो सकती है कि ये गलत फैसला है प्रधानमंत्री का, उनका असेसमेंट गलत था। मैंने प्रदीप जी किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं की, आपसे उस व्यवस्था को जानना चाहा, क्योंकि आपका 4 दशक से ज्यादा तजुर्बा है। कि आपने पहले कभी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में ऐसा देखा कि एक व्यक्ति जिस पद पर है उससे पदावनत किया गया हो? मेरी जानकारी में नहीं गुजरा, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने क्या इस तरीके का प्रयोग पहले देखा है। अगर देखा है तो बस इतनी मेरी जिज्ञासा थी। एक मिनिस्टर थे श्रीकांत जेना, उड़ीसा के नेता थे जी। वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे जी। जनता दल का बंटवारा हुआ, कांग्रेस में आ गए जी। स्टेट मिनिस्टर बने जी। मुख्यमंत्री तमिलनाडु का ले लीजिए जी। पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम बन गए जी। ऐसे आपको 50 उदाहरण मिलेंगे। तो प्रदीप सिंह जी ये इसको कोई बहुत उल्लेखनीय बात नहीं मानते हैं। हालांकि मेरा अभी भी निजी नजरिया है कि ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा। आप एक सरकार बदल गई, उसमें आपकी भूमिका बदल गई, ऐसा हो सकता है, पर उसी सरकार के अंदर किसी व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा फैसला शायद और शायद वर्तमान नेतृत्व ही ले सकता है। अब आप इसे साहस की दृष्टि से देखें या किसी और दृष्टि से। लेकिन प्रेम कुमार जी मेरे साथ में है। प्रेम कुमार जी, आपका नजरिया जानना चाहता हूं। परफॉर्मेंस आधार है इस मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का। एक
सामूहिकता इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत है, ऐसा प्रदीप सिंह जी ने आपसे साझा किया कि इसमें एक सामाजिक न्याय स्पष्ट तौर पर दिखता है, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, मेरिट के आधार पर है। आपका नजरिया क्या है इस पूरे मंत्रिमंडल के संदर्भ में? क्या ये छवि संवारने की कोशिश है या बेहतर परफॉर्म करने के संदर्भ में सरकार का जोर है? डॉक्टर हिमांशु जी, मुझे इस मंत्रिपरिषद जो विस्तार में बातें नजर आती हैं जी, एक तो जो चुनाव बीत गया और जो चुनाव आने वाला है जी, जी प्रेम जी के साथ में शायद हमें कोई तकनीकी तौर पर दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं नीलम महाजन सिंह जी के पास में चलता हूं। नीलम जी, इसके अंतर्गत कुछ नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कई लोग जो 5 बार 7 बार के भी सांसद हैं, उनके पास में राज्य मंत्री जैसे पद हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव पहली बार मंत्री बने हैं, सीधे कैबिनेट मंत्री बने हैं और उनके साथ रेलवे और IT जैसे विभाग सौंपे गए हैं। क्या कहेंगी आप इस संदर्भ में? क्या योग्यता के संदर्भ में, क्या दक्षता के संदर्भ में आग्रह ज्यादा रखा गया है बजाय राजनीतिक कद के, और क्या इसको एक बेहतर शुरुआत की दृष्टि से आप देखती हैं? जी देखिए, क्या है कि जैसे अभी प्रदीप जी ने बोला जी, कि मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि वे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति का। जी, और जैसे उन्होंने एक फ्रेज दिया, परफॉर्म और पेरिश, जी, तो मैं उन्हीं की बात को लेकर ये कह रही हूँ कि इसमें फिर विरोधाभास हो जाता है। जी, तो जो 13 लोगों को ड्रॉप किया गया, जो कि बहुत वरिष्ठ लोग थे, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया, खासकर प्रकाश जावड़ेकर जी का तो उनकी तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। वो मीडिया के लोगों को भी बहुत तरीके से हैंडल कर लेते थे। जब कोई मीडिया क्राइसिस होता था तो प्रकाश जावड़ेकर को ही आगे किया जाता था, बल्कि दूसरे विभागों के लिए भी वह बोलते थे। और उनकी एक छवि बहुत ही मतलब जैसे इवॉल्व्ड पॉलिटिकल लीडर की तरह थी। एंड ही वाज क्वाइट अंडरकटिंग हिमसेल्फ। वो केवल अपने कोई प्रोजेक्ट नहीं करते थे जी, इसमें। तो ये स्वयं ही में ही विरोधाभास है कि जब हम कहते हैं कि उनको हटाया गया ऑन द बेसिस ऑफ आइदर यू परफॉर्म और यू पेरिश, जी, तो इसका मतलब उन्होंने परफॉर्म नहीं करा तो उनको पेरिश कर दिया गया। जी, इजंट इट? जी। ये माना जाएगा ना कि इसमें तो विरोधाभास होता है। जी, और जहां तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें तो जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने और रविशंकर प्रसाद जी ने स्वयं जी, एक बहुत 1-to-1 बैटल कर दी थी, जो कि कोर्ट कचहरियों तक भी गई। व्हाट्सएप को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, ट्विटर को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो ये जो एक अभी वी आर सेइंग कि वासुदेव कुटुंबकम, जी, पूरा विश्व एक है, एंड वी आर इनटू अ डिजिटल एडवांसमेंट। अभी एक ऐसा फ्रेज यूज किया जा रहा है विश्व भर में जिसे डिजिटल डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। उसके ऊपर मैं भी थोड़ा काम कर रही हूँ, कुछ लेख भी मेरे छपे हैं। परंतु जब हम डिजिटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल सर्च इंजिन्स, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गई, हमारी ईमेल्स हो गई, जीमेल्स हो गई, इन सब के ऊपर प्रतिबंध जो लगे हैं, ये कोई नहीं कहता कि जिस राष्ट्र का जो कानून है उसको सभी फॉलो करेंगे। ये तो सभी के लिए एक ही है, ये सबके लिए रूल है। परंतु अभी जो बात आई कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं और बहुत संघर्ष हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, ई स्पेस के अंदर इंट्रूजन हुआ, और जैक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग। अगर मेरा ये मानना है कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अगर इस पे कोई अपनी राय रखता है
तो उसको दबाने की कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी भारत का जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, वो कोई इतना कमजोर नहीं है कि कोई 10, 12, 15 लोगों ने यदि कुछ लिख दिया तो उससे हमें बहुत आघात पहुंचना चाहिए। जरूर है कि हम उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसको हटवाने के लिए कहा जा सकता है, जो कि ये प्लेटफॉर्म्स करते हैं। परंतु अभी क्या है, वी आर टॉकिंग ऑफ राइजिंग इंडिया, यंग इंडिया, वन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही स्लोगन्स हैं जो जिसकी वो पूर्ति करना चाहते हैं। तो एक तरफ से जब हम डिजिटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सब तक पहुंचने की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है। और जो पिछले 6 साल बीते, इन गत 6 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी। इट वॉज अ वेरी स्टैग्नेंट मोड। आप देखिए, जापान तो 8G तक पहुंच गया, हमारा आज तक भारत में कोई सर्च इंजन भी नहीं बना। एक बना है कू करके, बेंगलोर में हमारे एंटरप्रेन्योर हैं बेंगलोर के, उन्होंने कू का बनाया है ऐप, पर वो बहुत छोटा है। जब हम उसको ट्विटर से मिलाएं, ट्विटर के फॉलोअर्स 800 करोड़ हैं, उनके 60 लाख हैं, और फिर ट्विटर इज एन इंटरनेशनल, 140 देशों में है। तो जब हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो वह एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो है सही मैसेज नहीं जाता, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड और हम एक प्रगतिशील देश है। तो मुझे ये लगता है कि जिनकी अभी आप अश्विनी वैष्णव जी की बात कर रहे थे, वो एक एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और उनको आते साथ पहले तो उनको कैबिनेट का पोस्ट दे दिया गया, फिर अब उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया है। पर मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि इनको अश्विनी जी को वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया तो सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ये एक परसेप्शन है कि ये IITian है, टेक्नोक्रेट हैं, तो ये अधिक कर पाएंगे। तो उस ढंग से मेरा ये मानना है कि रविशंकर प्रसाद जी सीनियर नेता थे बीजेपी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वे अधिक कुछ कर नहीं पाए थे, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और मैं भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आती हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी की काफी नॉलेज है, एंड आई एम वेरी सैवी डिजिटली, और मैं चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ। तो उस लत से हिमांशु जी, मेरा ये मानना है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल मोड पे भी है प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर प्रयोग भी कर रहे हैं, ये कहना है नीलम महाजन सिंह का। लेकिन उन्हें जो प्रदीप सिंह जी की दलील थी कि या तो आप परफॉर्म कीजिए या फिर आप खारिज हो जाइए, तो प्रकाश जावड़ेकर के संदर्भ में उन्हें की असहमति दिखती है कि इस प्रकार का तो दिखता नहीं है। लेकिन हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी तकनीकी कारण से प्रेम कुमार जी के साथ में। एक बार प्रेम कुमार जी की बात सुन लेता हूं प्रदीप जी, फिर आपके हस्तक्षेप के लिए आता हूं। प्रेम कुमार जी की एक बार बात सुने। जी प्रेम कुमार जी। जी मैं कह रहा था जैसे परफॉर्मेंस की बात जी, तो परफॉर्मेंस तो कई लोगों का देखा जाएगा जी। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता जी, अब तो जो सोशल जस्टिस प्रदीप जी देख पा रहे हैं इस मंत्रिपरिषद में, वो सोशल जस्टिस दिखता क्या जी? क्या जो इससे पहले भी ये सरकार रही है, मोदी वर्जन 1 भी रहा है, उस समय ये सोशल सामाजिक न्याय क्यों नहीं दिखा जी? उसके बाद यहाँ आरक्षण और अग्रे पिछड़े और इसकी भी बात होती है कि सवर्णों में अधिक बुद्धि होती है कि गैर सवर्ण में कम बुद्धि होती है, ये सवाल भी आया है इस डिबेट में। तो हम कहते हैं 28 दिन में सवर्णों के लिए रिजर्वेशन पारित हो जाता है इसी सरकार में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो छोटी छोटी जातियां हैं जो कि ओबीसी में फिर से आना चाहती हैं, जिस बारे में राजभर जी और दूसरे तमाम लोग बात उठाते रहे हैं, कोर्ट तक मामला गया है, उस मामले में कोई संशोधन लेकर आने में इस सरकार को बहुत समय लग जाता है। आज तक नहीं लेकर के आए उन लोगों के लिए जो बात खुद बीजेपी भी कहती रही लेकिन कर नहीं पाई। एक असल बात क्या है कि चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको यहाँ अडॉप्ट किया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब हम ये कहना चाहते हैं जैसे पनिशमेंट और रिवार्ड, अगर हम हर्षवर्धन जी को पनिश होते हुए मान लेते हैं तो पनिश होने के लिए तो इस मंत्रिपरिषद में और भी पात्र थे
आप बताइए, इस देश में ड्रोन से अटैक हो जाता है, राजधानी में हमला हो जाता है इजराइल दूतावास के पास में, एंटीलिया का केस हो जाता है। पूरे कोरोना काल में हमारे गृह मंत्री गैर हाजिर रहते हैं, वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिजी रहते हैं, उनकी मौजूदगी नजर नहीं आती है। तो ये परफॉर्मेंस भी तो किसी में आका होता, लेकिन ये आंकने की हिम्मत और ताकत और योजना और रणनीति नहीं बनती। आप सीमा का सुरक्षा नहीं कर पाए, फिर भी हमारे रक्षा मंत्री सुरक्षित है। पैंडेमिक में इतना बड़ा जो हमारी फेल्योर है, उस पैंडेमिक के लिए सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया जाना, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं लगता है। क्योंकि पैंडेमिक में देखिए राज्य और केंद्र के बीच का संबंध भी आया है, उसको भी जो कोऑर्डिनेट करने का जो डिपार्टमेंट होता है, गृह मंत्रालय होता है, वो भी पूरी तरह से फेल्योर रहा। वैक्सीन पॉलिसी फेल्योर रही, इसमें प्रधानमंत्री जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तमाम चीजें इन चीजों में है। इसलिए परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस तो ये गॉसिप है। तो परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ, ये रणनीतिक आधार पर हुआ है। जो चुनाव होने वाले हैं उसके आधार पर हुआ है। और जहां एनडीए की भी बात हो रही, एनडीए के सहयोगी दल इसमें दिख रहे हैं जी। अरे एनडीए के सहयोगी दल दिख रहे हैं, लेकिन एलजेपी को तोड़कर दिख रहे हैं, एक खेमे को अपने साथ जोड़कर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी की भी पार्टी से प्रतिनिधित्व गया है, लेकिन जो उनकी मांग थी, जो उनका स्टैंड था, उसको खत्म करके किया गया है। तो सहयोगी दल में अनुप्रिया पटेल जी की वापसी हुई है। और जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे कि वो उनकी शर्त जो थी जब वो डाइल्यूट हुई तो उनकी वापसी हुई। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय से जुड़े हुए लोग, जो संजय निषाद हैं और प्रवीण निषाद हैं, इनकी तरफ से भी मांगे उठ रही कि उनका क्या गुनाह है, वो भी तो एनडीए में है, वो भी तो 13% महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं जगह मिली। तो ये चीजें भी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कारगर होगा। देखिए किसान बेल्ट में कहीं से कोई प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात नहीं हुई, क्योंकि ये सरकार, इनका थिंक टैंक ये जानता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ हो सकता है। हमारे साथ मुसलमान नहीं हो सकते, ये जानते हैं, खुल के बोलते हैं मुसलमानों को नहीं लेंगे साथ में, उनका वोट हमें नहीं चाहिए, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व देने के बारे में सोचते तक नहीं है। किसानों का भी इन्होंने मान लिया है, जिस बार किसान वोट देने वाले नहीं है, इसलिए किसानों के बारे में भी इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा है। और गैर यादव और गैर जाटव ये रणनीति जो पिछड़ों के साथ जोड़ने में इन्होंने दिखाई है, ये भी जानते हैं कि यादवों का जो हिस्सा हमसे दूर है वो आने वाला नहीं है, जाटव का जो हिस्सा हमसे दूर है साथ आने वाला नहीं है। जो नहीं आ सकता उसको छोड़ो, हमारी रणनीति है, जो आ सकता है उसको पकड़ो। इसको ध्यान में रख करके ये पूरी जो है मंत्रिपरिषद जो है प्रेम कुमार जी का मानना है कि पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए जमावट की गई है, किसी नए को जोड़ने के संदर्भ में कोई नहीं है। ये स्पष्ट है कि कौन हमारे साथ नहीं आ सकता है, उनके संदर्भ में पूरी तरीके से परहेज रखा गया है। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं प्रदीप सिंह जी का हस्तक्षेप सुनूं उससे पहले एक सवाल आपसे साझा करना चाहता हूं। इस इकबाल के संदर्भ में, इस दमदारी के संदर्भ में, इस प्रभुत्व के संदर्भ में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि इतने बड़े फैसले लिए गए, 1 दर्जन लोग मंत्रिमंडल से सीधे बाहर कर दिए गए, वो लोग जिनमें के तेवर को भी हम देखते थे, जानते थे, बूझते थे, कहीं कोई खनक नहीं है, कहीं कोई फुसफुसाहट तक नहीं है, कहीं कोई चिड़चिड़ाहट भी अव्यक्त नहीं हो रही है। इस इकबाल के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे प्रेम कुमार जी आप? इस पकड़ के संदर्भ में, इस धमक के संदर्भ में, इस दबाव के संदर्भ में, इस तेवर के संदर्भ में क्या सोचता है प्रेम कुमार जी? निश्चित रूप से डॉक्टर हिमांशु जी, ये स्थिति ये बताती है कि ये बहुत मजबूत सरकार इस मायने में है कि वो निर्णय ले सकती है, किसी को भी मंत्री बना सकती है, किसी को भी मंत्री का पद छीन सकती है। लेकिन इसके पीछे बेसिक कारण ये नेतृत्व बीजेपी का नहीं जी। मैं ये सीधे तौर पर कहता हूं कि ये सारा जो थिंक टैंक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का थिंक टैंक है। वो भारतीय जनता पार्टी का के वर्तमान नेतृत्व का वश चलता तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी नहीं होते और आज मुख्यमंत्री से हटा भी दिए गए होते। लेकिन ये चूंकि आरएसएस का चलता है, जो भी लोग इंक्लूड किए गए हैं सबका बायोडाटा देख लीजिए, ज्यादातर लोग जो हैं उनकी पृष्ठभूमि अलाइड को छोड़ दीजिए, पार्टी से आने वाले लोग हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि संघ की रही। इसलिए इस फैसले में ये बात नहीं है कि 2 व्यक्ति फैसला लेता है, ये फैसला 2 व्यक्ति नहीं सिर्फ परिवार लेता है और वो संघ परिवार लेता है। 2 व्यक्ति अब एग्जीक्यूटिव बन गए हैं
पहले डिसीजन मेकर थे, आज वो एग्जीक्यूटिव हैं। प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल एक अलग दृष्टि दी है। अभी तक विपक्षी आरोप लगाते थे ये सरकार तो केवल 2 व्यक्तियों की है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, लेकिन प्रेम कुमार जी इस परिवर्तन के बाद कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि नहीं नहीं, ये लोग तो केवल एग्जीक्यूटिव हैं, डिसीजन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्तर पर लिया जा रहा है। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फैसला लेता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से पहले से प्रमाणित है। कोई कितना भी इंकार करे पर इस पर किसी को संशय रहा नहीं। पर प्रदीप सिंह जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर एक बार धर्मलाल कौशिक जी के पास चलेंगे, उनकी पार्टी के संदर्भ में कुछ और बातें सुनने समझने के लिए। जी प्रदीप जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? नहीं, मैं 2 बहुत छोटी बातें। एक, नीलम जी ने जो कही कि विरोधाभास है परफॉर्म और पेरिश में जी, वो रविशंकर प्रसाद का और जावड़ेकर साहब का नाम ले रही है। मैं उनकी इस राय से असहमत नहीं हूं कि परफॉर्मेंस जो है रविशंकर प्रसाद या जावड़ेकर की अच्छी थी, खराब थी, उनकी नजर में अच्छी थी। लेकिन असेसमेंट किसको करना था? ना नीलम जी को करना था, ना मुझे करना था, ना हिमांशु जी को करना था, वो तो प्रधानमंत्री को करना था। जी, आप ये कह सकते हैं कि उनका असेसमेंट गलत है, जी, ये तो माना जा सकता है कि आप कहें कि गलत है, लेकिन जो फैसला हुआ है वो तो उन्हीं के असेसमेंट के बेसिस पे हुआ है। जी। दूसरा, जो ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, उनको बीजेपी की राजनीति नहीं समझ में आ रही। जी, मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल से 4 मंत्री बने, चुनाव होने जा रहा है क्या? जी। तमिलनाडु से मंत्री बनाया गया, वहां चुनाव होने जा रहा है क्या? जी। इसी तरह से असम में लीजिए, असम में चुनाव होने जा रहा है क्या? जी। एक एक राज्य उठाकर आप देखते जाइए, जिन राज्यों में चुनाव नहीं होने वाला है अभी, वहां जो परिवर्तन हुए किस लिए हुए हैं? वहां परिवर्तन करेंगे तो यूपी में फायदा हो जाएगा। लेकिन प्रदीप जी, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जाना मुझे धर्मलाल कौशिक जी के पास है, पर आपने जहां बात छोड़ी है वहीं से उठाता हूं, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने उस हिस्से को टच किया था। जिनके संदर्भ में देख लिया कि हमारे पास नहीं आना, उन्हें हमने छोड़ दिया। 3 राज्यों के संदर्भ में आपसे बात करता हूं, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। पंजाब से किसी को नहीं लिया गया इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंतर्गत। उस पंजाब से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने की हैसियत तो छोड़िए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो किसान आंदोलन के चलते प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले। जमीनी रिपोर्ट। हरियाणा के संदर्भ में हालात यह है कि मंत्री इलाकों में घुसने से घबरा रहे हैं। इस सच्चाई से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। उस हरियाणा के संदर्भ में फैसला यह हुआ कि पहले 3 मंत्री थे, तो उनमें से रतनलाल कटारिया जो दलित समुदाय से आते हैं उन्हें विदा कर दिया गया, लेकिन किसी को जोड़ा नहीं गया। वीरेंद्र सिंह जी अपने बेटे की शपथ का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन बुलावा नहीं आया। उत्तराखंड, जहां के संदर्भ में 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री देखे जा चुके हैं, वहां के संदर्भ में रमेश पोखरियाल मानव संसाधन मंत्रालय जैसा भारी भरकम विभाग का संचालन कर रहे थे, उनको घर बिठा दिया गया और एक राज्य मंत्री के तौर पे अजय जी को ला दिया गया। क्या मान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में अब कुछ नहीं, तो उनकी परवाह अभी करने की जरूरत नहीं? तो आप प्रेम कुमार जी की दलील को इतनी आसानी से खारिज कैसे कर देंगे? बिल्कुल खारिज कर देंगे। आप ये बताइए कि फिर आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से मंत्रिमंडल की संख्या 100 के ऊपर होनी चाहिए। जी। एक साथ 25 राज्यों का प्रतिनिधित्व इससे पहले किस केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ था? जी, मुझे बताइए किसी सरकार का उदाहरण। जी, कोई है क्या? जी, नॉर्थ ईस्ट को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व कब मिला था? जी, तो भाई जब ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को प्रतिनिधित्व आप देंगे तो कुछ तो छूटेंगे ही। तो और कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो राजनीति को ध्यान में रखकर न करती हो काम। चुनाव लड़कर आए हैं जी, ये कोई किसी ने कृपा पूर्वक उनको नहीं बिठा दिया है जी। चुनाव लड़कर आए हैं, अपनी चुनावी रणनीति से आए हैं। तो चुनावी रणनीति को प्रदीप सिंह जी भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि देश के स्तर पर ऐसी राष्ट्रीय सरकार पहले कब अस्तित्व में आई है, कोई उदाहरण देकर उन्हें बताए। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूं और आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार आपकी पार्टी अपने नेताओं से चाहती क्या है। थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि तमाम बड़े बड़े नाम अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं। तमाम बड़े बड़े चेहरे जो मंत्रिमंडल का हिस्सा तो हैं, पर उनके पास जिम्मेदारी उतनी बड़ी नहीं रही। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं। उनके पास में ग्रामीण विकास भी था, कृषि भी था, खाद्य प्रसंस्करण भी था। इस फेरबदल के अंदर कुर्सी तो उनकी अग्रिम पंक्ति की रही,
पर विभाग के स्तर पर केवल कृषि रह गया। समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर आपकी पार्टी अपने नेताओं से क्या अपेक्षा कर रही है, ताकि जिन लोगों को अब मौका मिला है वो उन अपेक्षाओं को समझ पाए और उसके अनुसार परफॉर्म कर पाए। सीधी सी बात है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जी, तो पहले मंत्रियों की जो संख्या रही है और आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में 78 की संख्या हो गई जी, जिन मंत्रियों के पास में 2-2, 3-3 विभाग रहे हैं जी, तो नए मंत्री बनाए हैं, तो मंत्री बनाने के बाद में बिना विभाग के मंत्री आप नहीं बना सकते जी, ऐसा किसी कार्यकाल में हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन यदि बिना विभाग के मंत्री बनाना है और केवल मंत्री का उनको दर्जा दे के रखना है, तो उससे अच्छा यह है कि उनको मंत्री ना बनाया जाए जी, और यदि मंत्री बनाए हैं तो उनको जवाबदारी मिलनी चाहिए जी, आप जवाबदारी देंगे तो जहां विभाग ज्यादा रहे हैं स्वाभाविक रूप से उन विभाग से ही जाएंगे जी, कोई नए विभाग आपने नहीं बनाया है जी, और उन्हीं मंत्रियों के विभाग से लेकर के आपने दिया है। जी, जिस प्रकार से नए उनको जवाबदारी दिए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी बहुत भरोसे के साथ में हमारे मंत्रियों को जवाबदारी दिए हैं, बहुत भरोसे के साथ में उनको मंत्री बनाए हैं जी, और निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं कि जो मोदी जी की अपेक्षा है, देश की जनता की अपेक्षा जो पार्टी के लिए है, जी, देश की जनता की अपेक्षा जो सरकार के साथ में है, यदि कुछ बने हैं तो कुछ अच्छे कार्य करें और जनता के जो तमाम कार्य जो उनको करने के लिए उनको दायित्व दिया गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि उन दायित्वों में वो सफल होंगे और बाकी सारा बहुत कुछ अनुभव उनके पास में है, इस मंत्रिमंडल के फेरबदल का अनुभव भी उनके पास में है जी, और उस अनुभव के साथ में वो उनका परफॉर्मेंस रहेगा और उस परफॉर्मेंस के साथ में काम करके जनता को ये बताएंगे, सरकार को ये बताएंगे कि आपने हमें दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से उस दायित्व को निर्वहन करने में हम पूरी ताकत के साथ में लगेंगे। दूसरी बात जो आई जी, कि आपने जो कहा हटाया गया और बनाया गया, जी, ये एक बात आई चुनाव के यूपी को लेकर के सारा ये जो गणित हुआ है, अभी बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पूर्व हमारे सम्मानी ने दिया है जी, और यदि चुनाव ही कारण है तो आखिर उत्तराखंड से क्यों हटाया जाता, चुनाव ही कारण है तो पंजाब में क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन उसके बाद भी यह प्रयास किया गया कि मैक्सिमम राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, उसका लाभ उस राज्यों को मिल सके। यह पूरा प्रयास और कवायद मोदी जी के सरकार के द्वारा की गई है और जहां तक निर्णय की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल जो मंत्र है और सूत्र है सामूहिकता। जी, कोई भी निर्णय कोई अकेले नहीं करते, किसी भी पद में बैठे रहे सामूहिकता के साथ में उसका निर्णय होता है। जी, ये अलग बात है, संवैधानिक दृष्टि से हम देखें जी, तो प्रधानमंत्री जी को अधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन सा चेहरा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, जी, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो इस पार्टी में बैठ करके तय करते हैं, निर्णय किया जाता है और वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने में दिखाई दे रहा है। और इसलिए एक संतुलित मंत्रिमंडल, एक व्यवस्थित मंत्रिमंडल, जहां तक मंत्रियों के जो बात आती है तो उसमें जो बताया गया कि इसमें डॉक्टर भी है, वकील भी इसमें है, आईएएस अधिकारी भी है, एमबीए के हैं और इस प्रकार से जो प्रशासनिक जिनका अनुभव ही रहा है। जी, जो बड़ी बातें आई जी, कि पहले बार मंत्री बनाओ, मंत्री बनने के बाद में जो जवाबदारी दी गई, कैबिनेट के बड़ा विभाग दिया गया, उनका प्रशासनिक अनुभव को भी देखा गया है और इन तमाम आधारों को लेकर के माना जाए निश्चित रूप से जो कमियां रही है वो कमियां दूर होंगी। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है और उन आकांक्षाओं को पूरा ये मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं, कह सकता हूं। और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। धर्मा जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इतना संतुलित है, इतना व्यवस्थित है, इतना जन भावनाओं के अनुरूप है, आप छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, राज्य गठन के बाद से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें देने वालों में प्रतिशत की दृष्टि से राज्य रहा है। लगातार 11 में से 10 सीटें और अभी भी 9 सीटें और वहाँ से केवल एक राज्य मंत्री है। अटल जी की सरकार हुआ करती थी, लोग बताते हैं 3 मंत्री यहाँ से हुआ करते थे एक साथ, दिलीप सिंह जूदेव, रमन सिंह, रमेश बैस।
आज से केवल इतना समझना चाहता हूं, न्याय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है आपके राज्य के साथ में, या अटल जी के दौर में न्याय हुआ था आपके राज्य के साथ में? लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है, सोचा आपका नजरिया जान लें, इतना अच्छा जब आपको लग रहा है तो। अटल जी के राज्य में भी छत्तीसगढ़ के साथ में न्याय हुआ जी, क्योंकि अटल जी ने राज्य का निर्माण किया जी, और निर्माण करने के बाद में आप देखेंगे कि एक साथ में सभी मंत्री नहीं रहे, पहले कुछ मंत्री बने, बाद में कुछ अवसर दिया गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी भी छत्तीसगढ़ में मंत्री के लिए अछूता नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री के रूप में हमें हमेशा प्राप्त हुआ। डॉक्टर साहब हमारे रहे, रमन सिंह जी बैस जी रहे, दिलीप सिंह जोदेव जी, उसके बाद में विष्णुदेव साय जी हमारे मंत्री रहे, अभी रेणुका जी हमारे मंत्री हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मनमोहन जी की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री थे, तब छत्तीसगढ़ मंत्री के लिए तरस गए थे जी, और अंतिम समय में कुछ दिन पूर्व जी, चरणदास महंत जी को एक मंत्री के रूप में यहां पर दायित्व दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ में न्याय किया है। हम आगे भी आसान में क्या तुलना कर रहे हैं आप? उस कांग्रेस के अंदर मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं जिसे राज्य से 11 में से 1 सीट मिल रही थी, चाहे वो 2004 का चुनाव था, वो चाहे वो 2009 का चुनाव था। एक अदद अजीत जोगी जीते 2004 में, एक अदद चरणदास महंत जीते 2009 में, पर भारतीय जनता पार्टी की झोली हमेशा ये राज्य भरता रहा। और आपको इस बात का मलाल नहीं कि केवल एक अदद राज्य मंत्री। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को एक राज्य पर सीमित न करते हुए अंतिम बातचीत के लिए एक बार फिर प्रदीप सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। और प्रदीप सिंह जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आने वाले समय में मंत्रियों को जो अब दायित्व के साथ हैं, कितना दबाव में या कितना राहत में रखेगा, इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहिए। नहीं, देखिए, जो भी सरकार में है या जिम्मेदारी के पद पर है जी, उस पर दबाव हमेशा रहेगा और रहना चाहिए जी, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि दबाव रहे जी, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा दबाव होता है जन दबाव, जी, लोगों का दबाव, लोगों की अपेक्षा का दबाव। वो हर सरकार पर होता है, आज भी है, आगे भी होगा। तो कुल मिलाकर प्रदीप सिंह जी का मानना है कि जन दबाव होना बेहद जरूरी है। और ये पुनर्गठन, एक बात तय है, आप चाहे इसे अच्छे के रूप में देखें या खराब के तौर पर कुल मिलाकर आपको प्रदर्शन करना होगा। अब वो प्रदर्शन जन भावना के अनुरूप है या नेतृत्व की अपेक्षाओं के अनुरूप, या जन भावनाओं के अनुरूप ही नेतृत्व प्रदर्शन चाह रहा है, ये आपका अपना अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन तय बात है कि सरकार का चेहरा काफी कुछ बदला है, पर क्या सरकार का तौर तरीका बदलेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। पहली बार है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लोगों के सवालों के घेरे में है। क्या अब आने वाले समय में उनके उत्तर मनमाफिक मिलेंगे? इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो बात कही उसी के साथ जुड़ता हुआ, ये कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, ये कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। अहमद जफर ने जो ये कहा था, तो कुल मिलाकर आज कुछ कहना ज्यादा जरूरी नहीं, आने वाला समय ही बता देगा कि यह परिवर्तन देश हित में और दल हित में कितना कारगर होगा। इंतजार करते हैं और अब इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत, सादर प्रणाम।